हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सर्वन लेक्चर। ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय सिर्फ एक ही वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। जितना प्रश्न मैं आपको बताऊंगा आज उतना प्रश्न याद करके जाना, फिर आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो अब मैं आपको बताऊंगा ये बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। और इस वीडियो में जितना प्रश्न बता दिया जाए बस उतना प्रश्न तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। पहला प्रश्न शुक्ल युग की कला अवधि है। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की कला अवधि का मतलब है समय सीमा कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, खा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, गा ऑप्शन है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, एंड घा है 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की कला अवधि क्या है स्टूडेंट? शुक्ल युग की जो कलावधि है वो 1919 से 1938 तक है, याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा गा जो है ना, ऑप्शन नंबर गा बिल्कुल सही है। 1919 से 1938 ईस्वी तक हमारे शुक्ल युग की कलावधि है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो यहाँ कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताइए। जो शुक्ल युग के सशक्त एवं आलोचक है और निबंधकार है उनका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर का है रामचंद्र शुक्ल, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है राधा चरण गोस्वामी, एंड घा है राधा कृष्ण दास, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि शुक्ल युग के जो है सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताना है। तो वो है स्टूडेंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी निबंधकार भी हैं, आलोचक भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि छायोत्तर युग के कवि कौन है? प्रमुख कवि। छायोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताना है, ठीक है। छायोत्तर युग के प्रमुख कवि रामधारी सिंह दिनकर, खा है डॉक्टर नागेंद्र, या फिर गा है रामचंद्र शुक्ल, एंड घा है अध्यापक पूर्ण सिंह। तो छायावत्तर युग के जो कवि हैं वो कौन है? वो है रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जितना प्रश्न बता रहा हूं सारा क्वेश्चन याद कर लेना, रिपीट करना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारा क्वेश्चन। आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसमें नोट करो। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर बाबू गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं। तो जो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं स्टूडेंट वो है बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय जी जो है वो शुक्ल युग के सबसे अच्छे प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि गोदान किस युग का गोदान जो है किस युग का उपन्यास है, ठीक है। गोदान जो है वो किस युग का उपन्यास है? ऑप्शन नंबर का है शुक्ल युग, खा है शुक्लोत्तर युग, गा है द्विवेदी युग, एंड घा है आधुनिक युग, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो गोदान है, गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान एक उपन्यास विधा पर आधारित है और यह शुक्ल युग का उपन्यास है। किस युग का? शुक्ल युग का उपन्यास है, ठीक है। याद रखना हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लहरों के राजहंस के लेखक का नाम लिखिए। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है मोहन राकेश, खा है प्रेमघन, एंड गा है गुलाब राय, एंड घा है रामधारी सिंह दिनकर। तो लहरों के राजहंस के लेखक कौन है स्टूडेंट? लहरों के राजहंस के लेखक है मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश हैं लहरों के राजहंस के लेखक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के लेखक कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन, या खा है श्रीनिवास दास, या गा है जैनेन्द्र कुमार, या कृष्णा सोवत्री, ठीक है। तो यहां आपको बताना है कि नाटक विधा के लेखक वह कौन है? तो वो है बद्री नारायण प्रेमघन। बद्री नारायण प्रेमघन जो है वो नाटक विधा के लेखक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ऑप्शन नंबर का है ठूठा आम, खा है ठेले पर हिमालय, गा है दृष्टिकोण, एंड घा है नदी के द्वीप। तो भगवत शरण उपाध्याय जी का इसमें निबंध कौन सा है? वो है ठूठा आम।
ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय जी का निबंध है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखो कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। जो कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल जो है ना रचना, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, खा है मुंशी प्रेमचंद्र, गा है राम कुमार वर्मा एंड गा है मैथिली शरण गुप्त। तो जो कंकाल है, कंकाल रचना के लेखक कौन है? कंकाल रचना के लेखक हैं स्टूडेंट कौन है? सभी को पता होगा, जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जो है वो कंकाल रचना के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है रस मीमांसा के लेखक हैं। ये तो सभी स्टूडेंट को पता होगा, अगर चैप्टर नंबर 1 ही पढ़ लिया होगा तो फिर पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, खा है गुलाब राय, गा है भगवत शरण उपाध्याय एंड गा है जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक कौन है? उनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जो कि पहला ही चैप्टर क्लास 10 का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 और आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, रिपीट करो, रिवीजन करो सारे क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से रीति काल की कला अवधि है। रीति काल की कला अवधि कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर का है 1643 से 1843 ईस्वी तक, खा है 1343 से 1643 तक, गा है 743 ईस्वी से 1343 तक, या फिर 1843 से आज तक। तो मैं आपको बता दूं, जो रीति काल की कला अवधि है वो माना जाता है 1643 से 1843 तक। ठीक है, 200 साल। तो 1643 से 1843 तक सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में से रीति काल की मुख्य प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है श्रृंगार रस की प्रधानता, खा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, गा है विकल्प का और खा दोनों, घा है प्रेम देश प्रेम की भावना। तो स्टूडेंट जो रीति काल की प्रमुख विशेषताएं मैंने पढ़ा रखा है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, काव्य कला पक्ष की प्रधानता होती है, तो हमारा विकल्प का और खा दोनों हो जाएगा। दोनों सही है, ऑप्शन नंबर गा जो है बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है आचार्य केशव दास, या आचार्य हजारी प्रसाद, या आचार्य देव, या भिखारी दास। ठीक है, आचार्य देव या फिर भिखारी दास। तो रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है स्टूडेंट? तो रसिक प्रिया के जो रचनाकार है वो है आचार्य केशव दास। कौन है? आचार्य केशव दास हैं। ठीक है, याद रखना हमारा ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। सारा क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करो, याद करो। केशव दास की रचना है, इसमें केशव दास की रचना कौन सी है? रामचंद्रिका, या खा है भक्तमाल, या फिर गा है सुदामा चरित, या फिर जगनिक। तो केशव दास की रचना कौन सी है? केशव दास की रचना है रामचंद्रिका। कौन सी है? रामचंद्रिका है केशव दास जी की रचना। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। अगला देखो 15 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी रचना पद्माकर द्वारा लिखी गई है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो पद्माकर द्वारा लिखी गई है? रसराज, या कवि प्रिया, या गंगा लहरी, या शिवा बावनी। तो सभी को पता होगा कि कौन सी रचना है जो पद्माकर द्वारा लिखी गई है, तो वो है गंगा लहरी। ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है, गा वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो विशेषताएं कौन सी हैं? प्रयोगवाद, ठीक है, प्रयोगवाद युग की विशेषता बताना है। जैसे रीति काल होता है, प्रगतवादी युग होता है, प्रयोगवादी युग होता है, सारा होता है। घोर, यहां देखो, घोर वैश्विकता, या फिर यथार्थवादी दृष्टिकोण, या समाज का यथार्थवादी चित्रण, या नारी की प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारा दो बताना है, मतलब 2 पर टिक लगाना है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण सही है और घोर वैश्विकता का सही है। ठीक है, ये हमारा दोनों सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ये दोनों सही है, ऑप्शन नंबर का और खा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग देखो यहाँ कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, या साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखो यहाँ ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त, खा है जयशंकर प्रसाद, एंड गा है हरिओध, एंड घा है नागार्जुन।
तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी जो है वो साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं या लेखक हैं, सॉरी लेखक। तो छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर का है यशपाल, खा है वृंदावन लाल वर्मा, गा है रामकुमार वर्मा या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। जो छायावाद युग के लेखक हैं स्टूडेंट वो कौन है ये आपको बताना है। तो छायावाद युग का लेखक आई होप कि सबको पता होगा कि रामकुमार वर्मा जी हैं। कौन है? रामकुमार वर्मा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर गा जो है वो बिल्कुल सही है, रामकुमार वर्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो ध्यान से, प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं या प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रगतवादी युग की आपको विशेषताएं या प्रवृत्तियां बतानी है। सौंदर्य की भावना या करुणा तथा नैस्य की भावना या मानवतावादी प्रवृत्ति या विद्रोह एवं क्रांति की भावना। प्रगतवादी युग की दो विशेषताएं बतानी है। तो प्रगतवादी युग की विशेषता है मानवतावादी प्रवृत्ति। मानवतावादी प्रवृत्ति सही है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना भी सही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का गा और घा दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 19 तक। क्वेश्चन नंबर 20 है +1। ठीक है, ठीक है, तो +1 के रचनाकार कौन है? का है भूषण, खा है नारेंद्र शर्मा या श्रीधर पाठक या मीराबाई। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सभी स्टूडेंट को पता होगा। ठीक है, इसका सही है नारेंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर खा सही है, नारेंद्र शर्मा। +1 के रचनाकार है नारेंद्र शर्मा। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भैया, अलंकार आपको इसमें रस बताना है, रस। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको इसमें रस कौन सा है वो बताना है। देखो लिखा हुआ है राम राम कहीं राम, राम राम कहीं राम। ठीक है, और यहाँ फिर तुन परिहर रघुवर विरह रऊ रऊ सुरधाय। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा रस है। इसमें आपको रस बताना है, इसमें वीर रस है या करुण रस है या शांत रस है या हास्य रस है। बच्चों इसमें जो रस है, इसमें आपका रस है वो है करुण रस। इसमें शोक है। ठीक है, शोक अगर इसका अर्थ निकालोगे तो शोक नामक स्थायी भाव रहेगा, तो इसलिए इसमें हमारा करुण रस सही हो जाएगा। ठीक है, करुण रस सही है। ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हरिमुख मनहु, देखो ध्यान से, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, इसमें मन मानो जन जानो आ गया तो सभी बच्चों को पता चल गया कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें बच्चों आप लोगों को पता चल गया होगा, इसमें हमारा मनहु जनहु ये सब आ जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया अलंकार का भी। ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। जैसे देखो, अंबर पनघट में डूब रही या डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इस पंक्ति में अलंकार पहचानना है। अलंकार कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यहाँ सॉरी अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें बच्चों इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हमारा होगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार हो गया। अगला देखो स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन, सुनत सुमंगल वैन मन प्रमोद तन तुलक भर और शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। इन पंक्ति में दूसरे और चौथे पंक्ति में कितनी मात्राएं हैं? देखो सभी बच्चे गिन सकते हो। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरा चरण हमारा ये है और चौथा चरण ये है। ठीक है, इनको आप काउंट कर सकते हो, एक एक मात्रा से, एक मात्रा यहाँ, एक मात्रा यहाँ है। ठीक है, यहाँ 2 मात्राएं हैं, यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 मात्राएं होंगी। ऐसे ही इसमें भी 13 ही मात्राएं हैं, तो हमारा 13 मात्राएं हो जाएंगी क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में 13 मात्राएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर खा जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, परि उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाइए। ठीक है, परि उपसर्ग लगाना है और सही शब्द बताना है, आगे परि लगाना है। परिपूर्ण परामर्श, पुरुषोत्तम या परीक्षण। ठीक है, तो इसमें तो सभी बच्चों को पता है, सामने ही दिख रहा है कि इसमें परि लगा हुआ है, तो परि का मतलब है कि ये हमारा परिपूर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, परिपूर्ण हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 26 है, अपव्यय में उपसर्ग है। अपव्यय, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? उप है या अप है या आ है या बड़ा आ है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है ये। ठीक है, अपव्यय में कौन सा उपसर्ग है? तो अप आगे क्या जुड़ा हुआ है? अप, तो इसलिए हमारा अप उपसर्ग है, अप। ठीक है, अप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, ता प्रत्यय युक्त शब्द है। ता प्रत्यय युक्त शब्द है। कवित्व, लघुत्तता, उचित या दिखावा। लास्ट में ता जुड़ा हो, प्रत्यय का मतलब है लास्ट में जोड़ना, तो उसमें हमारा ता किस में जुड़ा हुआ है? लघुत्तता, लघुता। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है कि अच्छी शब्द का तद्भव शब्द है। अच्छी शब्द का तद्भव शब्द बताना है। ठीक है, अच्छी शब्द का तद्भव शब्द। अच्छी का क्या होगा? आंख, कान, भौं या दांत। आंख, कान, भौं या दांत, अच्छी शब्द का बताना है। ठीक है, तो अच्छी का क्या होगा? अच्छी का होगा आंख। क्या होगा? आंख हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखो कि सोना शब्द के पर्यायवाची है। सोना शब्द का पर्यायवाची बताना है स्टूडेंट। सोना, हेम एंड हिरण्य या सारंग, कुरंग या केतु एंड पताका या अमी, अमीय। ठीक है, तो सोना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सोना शब्द का होगा हेम या और हिरण्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से माता शब्द के पर्यायवाची कौन से हैं? माता शब्द का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, अंबा मात या भ्राता मीत या फिर भामिनी एंड वनिता या तीर्थ या फिर पल्लभा। ठीक है, तो माता शब्द का पर्यायवाची क्या है? वैसे तो कुछ नाम से भी पता चल रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन में का वाला ऑप्शन ध्यान से देखो, अम्मा, अंबा, अंबा एंड मात, तो ये हमारा सही हो जाएगा ना, अंबा और मात। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है। 31 नंबर क्वेश्चन, इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इति धन यादि या फिर इति धन आदि या फिर इति धन यादि या इति धन यादि। ठीक है, तो बच्चों इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि का संधि विच्छेद, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो इति धन आदि होगा, इति धन आदि। ठीक है, इति धन आदि हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। अब देखो कर्तज्ञा। ठीक है, कर्तज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? कृति धन आज्ञा या कृत धन आज्ञा या कर्ता धन आज्ञा या कर्ता धन आज्ञा, तो क्या होगा? संधि विच्छेद बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो मैंने लिया है, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाना, ये सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, कृतज्ञा सही हो जाएगा, सही है हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पठिष्यसि, पठिष्यसि रूप के पठ धातु है। पठिष्यसि रूप के पठ धातु, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन या लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन या लंग लकार उत्तम पुरुष एकवचन या लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। पठिष्यसि का बताना है बच्चों, पठिष्यसि का, तो पठिष्यसि का होगा लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही है, लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर का जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 पर अब आप लोग ध्यान दो, 34 पर, कि फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन रूप है। फल शब्द का चतुर्थी विभक्ति द्विवचन रूप है, तो यहां ऑप्शन नंबर का है फलभ्याम या खा है फलेभ्या या फिर फलानाम या फिर फलयो। ठीक है, तो फल शब्द का होगा फलभ्याम। क्या होगा? फलभ्याम, वो भी चतुर्थी विभक्ति द्विवचन बता रहे हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं। नेह, नेह का तद्भव शब्द या नेह जो है ना तद्भव का तत्सम होगा। नेह तद्भव है, इसका तत्सम बताना है, तो नेह का स्नेह। तो इस वीडियो में मैंने आपको 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे बुक में से लिया है। जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। अगर और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। ठीक है,
आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये मेहनत किया गया है। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।